यार ठंड लग रही है वैसे। कर दिया और क्या किया मनीष, क्या किया? 32। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। यस एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर? मनीष एकदम धीरे धीरे बोलता है ना। सीक्रेट खुफिया एजेंट तो नहीं है तू, है मनीष? खुसफुसाना कहते हैं इसे। तू खुसफुसाता है मनीष? अब मनीष कह गया यार मैम छोड़ दो मेरे को यार, जीने दो मैम, मुझे जीने दो। चलिए इसी बात के साथ में बेटा आज का दिनांक क्या है? पहले कलर ले लेते हैं बेटा अपने पसंद का ना। ये मनीष ने सारे गंदे जो कलर्स है ना वो लगा दिए यहाँ। चलिए जी, दिनांक है आज 22 अक्टूबर 2024। यस, चलिए शुरू करते हैं बेटा। प्लीज स्पीक इंग्लिश, नो इंग्लिश, मी इंग्लिश, नो इंग्लिश, यू इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, आई विल इंग्लिश, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। ओके जी, चलिए। यस एवरीवन। क्लास शुरू करने से पहले तुम्हारी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, है ना? फिर क्लास शुरू करोगे। इसी बात के साथ में बेटा पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड हमें बेटा शुरू करना है, लेकिन हम सबसे पहले चलाएंगे समाप्ति एक्सप्रेस विद आवर प्यारा प्यारा सपोला आर्मी। यस, एंड बेटा फिर हम चलेंगे क्लास की ओर। तो हमने कल की क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था और पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, और फिर हमने थायराइड ग्लैंड को शुरू किया था। कौन सो सकता है बेटे मेरी क्लास में? कोई नहीं सो सकते बेटा, फिर वो अलग ही प्राणी होंगे जो मेरी क्लास में मतलब उनको बोर लग रहा है, उनको नींदियां आ रही है ना? ऐसे भी कैटेगरी के होते हैं। चलिए आइए बेटा, बहुत हो गया, अभी देखिए रिवाइज करते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका। बोर्ड को तो भैया ऐसे मौत आती है जैसे इसका मैंने कुछ बिगाड़ा हुआ है यार, ऐसे बदला लेता है। सेला टर्सिका में लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी के दो पार्ट थे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 25%, एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा 75%, है ना? जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसका सिर्फ एक लोब होता है जिसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड इंटरमीडिया नहीं, पार्स नर्वोसा, डायरेक्ट अंडर द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसमें होता है पार्स डिस्टालिस और इसमें होती है पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस के केस में इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड, तो अलग से नहीं दिखती है, ऑलमोस्ट मर्ज्ड दिखती है। वैसे भी इसका केवल मात्र एक ही हार्मोन, जब ये अलग होती है तो एक ही हार्मोन बताते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी सारे हार्मोन डिस्टालिस के होते हैं। सारे हार्मोन्स को एक बारी बेटा डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन भी बोला जाता है, इसका टारगेट होता है जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स। ये क्या कर रही होती है? इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड बेटा आपकी हाइट। इलोंगेशन ऑफ बोन्स का मतलब ये हाइट जो आपकी ग्रो कर रही है या कम कर रही है या ज्यादा कर रही है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन डिपेंडेंट। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म कर रही है, प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन करती है। फिर आपने पढ़ा बेटा आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट है मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट से कहती है मेलानिन पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो मेलानिन पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हार्मोन आता है बेटा प्रोलैक्टिन यानी कि PRL। प्रोलैक्टिन का टारगेट है मैमरी ग्लैंड। ये लैक्टोजेनिक यानी कि मिल्क सिंथेसिस और मैमोट्रोफिक यानी कि मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपने प्रोलैक्टिन के बाद पढ़ा बेटा थायराइड, कोई भी सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करवाती है। फिर आपने पढ़ा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH का टारगेट होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में भी ये होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और वहां से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करवाती है। फिर आपने पढ़ा FSH एंड LH विच आर गोनाडोट्रोफिन्स। FSH का टारगेट बेटा मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। FSH मेल्स में एक्ट करता है टेस्टिस पर, फीमेल्स पर एक्ट करता है ओवरी पर। मेल्स के केस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है और फीमेल्स के केस में बेटा ये oogenesis करवा रहा होता है और ये फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, तभी इसका नाम होता है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आपने पढ़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल के केस में इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ICSH भी कहा जाता है। और ये बेटा किस पर एक्ट करता है? ICSH इन द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देगा। और ये रप्चर, मैंने ये मेल फीमेल मिक्स कर दिया ना, कुछ तो मेल फीमेल मिक्स किया मैंने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा मेल के केस में एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर, इंटरस्टिशियल सेल पर, जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये बेटा जब इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करता है तो एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है ना। फिर आप बेटा, एक्चुअली मैं खो गई थी टॉपिक के अंदर, तो मैं पूरा इमेजिन कर रही थी, ओवरी इमेजिन करने लग गई थी, ठीक है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के केस में बेटा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है और ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है तो होता है ओव्यूलेशन। बेसिकली ये ओव्यूलेशन करवा रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। केवल बनाता ही नहीं है बल्कि इसको मेंटेन भी करता है। फिर आपने ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े बेटा। एक आपने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन कम है यानी कि हाइपोसेक्रेशन, एक आपने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है यानी हाइपर सेक्रेशन। दोनों हाइपो और हाइपर प्यूबर्टी के पहले प्यूबर्टी के बाद हो सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के पहले यानी चाइल्डहुड में कम हो जाए, ओवरऑल हाइट छोटी हो जाएगी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ऐसे इंसान अदरवाइज नॉर्मल है बेटा, इनकी रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, IQ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है ना। बस पुअर ग्रोथ आपको दिख रही है, ड्वार्फिज्म। अगर आफ्टर प्यूबर्टी बेटा ग्रोथ हार्मोन कम होता है, एक्रोमाइक्रिया, तो डिसप्रपोर्शनेट बॉडी होती है, डिसफिगरमेंट आपको दिखता है, जैसे पाम्स छोटे हो जाएंगे, फीट छोटी हो जाएगी, यूजुअली जो आपको कंपैरेटिवली, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट होती है, डिसप्रपोर्शनेट बॉडी होती है। प्यूबर्टी के पहले अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जाइजेंटिज्म। प्यूबर्टी के बाद मिडिल एज में आके अचानक से ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, very difficult to diagnose. If it is undetected, untreated, not treated in time, then beta it might also cause premature death. It is called as acromegaly. Again disproportionate body, आपका feet, face पे बहुत ज्यादा impact दिखता है, jaw एकदम बेटा प्रोट्रूडेड एनलार्ज्ड दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। फिर आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। मैं थायराइड ग्लैंड का ये डायग्राम वापस से लेके आई हूँ क्योंकि यहीं से आपको कंटिन्यू करना है। तो हमने कल की क्लास में बेटा ये पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई लाइक होती है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया। ये दो लोब्स आपने बनाए थे बेटा थायराइड ग्लैंड के, और ये दो लोब्स बेटा कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमास बोलते हैं। इस्थमास एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मदद से ये दोनों लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड कनेक्टेड होते हैं। जब आप थायराइड ग्लैंड का सेक्शन देखते हैं ना बेटा, तो आपको थायराइड ग्लैंड के अंदर दो चीजें नजर आती है। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि व्हेन यू लुक एट दैट सेक्शन ऑफ अ थायराइड ग्लैंड यू विल फाइंड टू थिंग्स बेटा। एक आपको क्या दिखता है बेटा? एक आपको ये खाली स्पेस जितना भी दिख रहा है इसे आप बोलते हैं स्ट्रोमा। ये आपको दिखता है बेटा स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में आपको कुछ ये वाले सेल्स दिखते हैं। इन सेल्स का नाम आपने लिखा था बेटा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, और ये एक हार्मोन बनाती है जिसे बोला जाता है कैल्सिटोनिन। और आपने जो ये पर्पल कलर के सेल्स बना रखे हैं ये हैं थायराइड फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो वैसे, दिस एपिथेलियम बेटा दैट यू सी इनसाइड द फॉलिकल, इट इज एक्चुअली द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इससे आपके दो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, T3 और T4। आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। अब बेटा हमें ना बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आपको नहीं बताया हुआ है। इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा बेटा है अगर बताना चाहो तो, कि थायरोग्लोब्युलिन होता है, थायरोग्लोब्युलिन में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना। बट आपको आगे एनसीईआरटी में ना एक हार्मोन की कैटेगरी दी होती है जिसे बोला जाता है आयोडीनेटेड हार्मोन। तो T3 और T4 जो ये फॉलिकल्स बना रही है इन्हें आयोडीनेटेड हार्मोन बोलते हैं। तो इन्हें आयोडीनेटेड हार्मोन क्यों बोलते हैं ना, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट गो इन मच डिटेल बेटा, विच इज अननेसेसरी, बेफालतू का। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस एवरीवन, एक थम्स अप दे दो। फिर मैं क्या करूंगी बेटा? कमेंट्स ऑफ करूंगी, ठीक है ना, बिकॉज उससे मस्त पढ़ाई होती है। जब पूछना होगा तो मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगी। मुझे एक बारी थम्स अप दे दो। यस एवरीबॉडी, यस यस, डन।
आगे बढ़ जाएं, चलिए। क्योंकि थायराइड के डिसऑर्डर्स को भी समझने के लिए ना बेटा हमें आयोडीन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस। इसी बात के साथ में चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो हम यहां पे लिखते हैं एक बात, हम लिखने जा रहे हैं बेटा T3 एंड T4 की कुछ बात। इन्हें हम कहते हैं थायराइड हॉर्मोन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं थायराइड हॉर्मोन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? थायराइड हॉर्मोन्स। और इनके बारे में बेटा हमें एक बात लिखनी है, और वो बात ये है कि दीज आर आयोडीनेटेड, दीज आर आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स। ऐसा क्यों बोला अभी बताती हूं। दीज आर आयोडीनेटेड हॉर्मोन्स। पहली बात तो मैम T3 और T4 का फुल फॉर्म क्या है ये बता दो। जब मैं T3 बोलती हूं इसका मतलब होता है बेटा ट्राई, ट्राई मतलब ही 3, ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। और जब मैं बोलती हूं बेटा T4 इसका मतलब होता है टेट्रा, मतलब ही 4, टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। T3 एंड T4 दीज। अच्छा, T4 को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिकली T4 आई एम सेइंग। T4 को हम बेटा थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। द अदर नेम ऑफ T4 इज थायरॉक्सिन, द अदर नेम ऑफ T4 इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बेटा T3 T4 को मिला के नहीं बोला जाता है, थायरॉक्सिन केवल मात्र T4 का नाम होता है। और जब आप T3 और T4 को एक साथ बेटा बोलते हैं एक नाम से, तो आप इन्हें बोलते हैं थायराइड हॉर्मोन्स। पहले तो इनके नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि T3 का फुल फॉर्म क्या, T4 का फुल फॉर्म क्या, पहले तो इनके नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दुखदार समस्या तो नहीं। अब बेटा जब आप बोल रहे हैं ना T3 या T4, तो आपने बोला ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, तो आप आयोडीन की बात करते हैं। आपको पता है जब हमारे डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गॉइटर, गॉइटर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ थायराइड ग्लैंड। आप सबने गॉइटर का नाम तो सुना ही होगा बेटा। एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, और आप फोटोज देखो ये वाला एरिया स्वेल्ड अप दिखता है क्योंकि थायराइड की एनलार्जमेंट हो जाती है, राइट। तो जब आप आयोडीन की बात कर रहे हैं डेफिनेटली, यानी कि मैम इनके नाम में आयोडीन आ रहा है, तो आयोडीन जो आपके डाइट में है वो जरूरी है T3 और T4 के बनने के लिए। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैम ये एग्जैक्टली बनता कैसे है हमें इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करना, शॉर्ट में बता दो कि इनके नाम से आयोडीन का क्या लेना देना है। तो बेटा देखो, एक अमीनो एसिड होती है, एक अमीनो एसिड होती है टायरोसिन। क्या बोला मैंने? एक अमीनो एसिड होती है टायरोसिन नाम की, टायरोसिन नाम की एक अमीनो एसिड है। ये क्या है? अमीनो एसिड। मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा ये चीज बायोमोलिक्यूल में। टायरोसिन के साथ जुड़ता है आयोडीन, ठीक है ना, टायरोसिन के साथ जुड़ता है आयोडीन। अगर आयोडीन केवल मात्र एक आयोडीन जुड़ा तो एक टायरोसिन एक आयोडीन मिलके बनाता है मोनो आइडो टायरोसिन, मोनोआइडो टायरोसिन। बेटा ये ध्यान रखना, मैंने यहां मोनोआइडो टायरोसिन लिखा है, यहां मैंने टायरोसिन नहीं लिखा है, मैंने थायरोनिन लिखा है, थायराइड हार्मोन थायरोनिन। देखिए ध्यान से जहां गलती करते हैं, दिस इज थायरोनिन, थायराइड हार्मोन का थायरोनिन। यहां मैंने टायरोसिन लिखा है, टायरोसिन इज टायरोसिन अमीनो एसिड। जब एक टायरोसिन और एक आयोडीन जुड़ा तो एमआईटी का मतलब मोनोआयोडीनेटेड, पानी पानी, मोनोआयोडीन, एक सिंगल आयोडीन। पर ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आप पूछोगे ये अमीनो एसिड कहां से आई? हमारे पास है बेटा अमीनो एसिड, हमारे पास प्रोटीन, अमीनो एसिड से मिलके ही तो बेटा प्रोटीन की चेन बनती है ना। आप जो प्रोटीन बनाते हो किससे मिलके बनाते हो? अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनाते हो। अब हम उतनी कहानी में नहीं जा रहे, वो तो बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। और बेटा अगर एक कंडीशन आप ऐसे कहते हो, अगर टायरोसिन के साथ क्या हो गया बेटा, 2 आयोडीन जुड़ गई तो ये क्या बनाती है? डाई आइडो टायरोसिन। क्या ये बात सबको समझ में आई? आप बाद में देखना खुद ही बेटा, ये बिना बताए
आपको आयोडीन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इससे बना DIT, एक सिंगल जुड़ा, एक दो जुड़े हैं तो मोनोआइडो और डाईआइडो। क्या आप इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से T3 और T4 बना सकते हैं बेटा? कितना सहज है, कितना इजी है। आप क्या इनके अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशन से T3 T4 बना पा रहे हैं? बताओ, मैं यहीं पे लिख देती हूं। अगर आप T3 कहते हो ना तो इसमें एक MIT और एक DIT जुड़ के बन जाता है बन जाता है T3। और अगर मैं बेटा T4 बनाना चाहती हूं तो एक DIT प्लस दूसरा DIT, मतलब डायरेक्ट मैं ये लिख सकती हूं ना, दो DIT, दो डाईआइडो टाइरोसिन जुड़ के। पहले मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि आपको ये समझ लगा कि नहीं लगा। मैंने कहा एक अमीनो एसिड है बेटा, उस अमीनो एसिड का ही इस्तेमाल हम करते हैं T3 T4 बनाने के लिए, बट उसके साथ हमें आयोडीन को जोड़ना पड़ता है। तो अगर मैंने बेटा एक टाइरोसिन के साथ में एक आयोडीन जोड़ा तो वो बना मोनोआइडो टाइरोसिन, सिंगल आयोडीन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बेटा दो आयोडीन जोड़ दिए मैंने तो डाईआइडो टाइरोसिन बन जाता है। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से T3 बनता है, T4 बनता है, जिसका नाम है ट्राईआइडो। तो उसमें तीन आयोडीन दिख रहे हैं ना, तो एक मोनो को एक डाई के साथ जोड़ दो। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है मेरे प्यारे सपोलो, इतनी मैथमेटिक्स तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और दो डाई को जोड़ दो तो T4 बन जाता है। इससे ज्यादा PhD तुम्हें करनी भी नहीं है। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि आयोडीन की क्या जरूरत होती है या आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्यों थायराइड होता है। इसी से समझ आ जाएगा कि तुम इसे आयोडीनेटेड हार्मोन क्यों बोलते हो, क्यों आप T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हो। तो इससे आपको जस्टिफिकेशन हो जाएगा। वेरी गुड सपोलो, वेरी गुड सपोलो, वेरी वेरी नाइस बेटा, वेरी वेरी नाइस, ठीक है ना। सिंपल इनका नाम जो है उसी से आप इसको रिलेट कर लो। अब मैं कह रही हूं T3 T4 तो बन गए, अब बेटा इनका फंक्शन क्या होता है, अब करते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शंस। अभी मैं सिर्फ T3 T4 की बात कर रही हूं। अभी मैंने पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ये तो फॉलिकल्स में बनते हैं, फॉलिकल्स के दो हार्मोन है ये तो। पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, अभी तो मैं सिर्फ थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देख रही हूं। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, डायरेक्ट इसके फंक्शन से सवाल आता है। सो हम लिखना चाह रहे हैं बेटा अभी क्या, हम लिखना चाह रहे हैं फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4, बेसिकली थायराइड हार्मोन के फंक्शंस, बेसिकली थायराइड हार्मोन के फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन हम इसका कहते हैं मेंटेन्स, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। या डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में तुम्हारी बॉडी के अंदर नॉर्मल स्टेट में, तुम्हारी नॉर्मल स्टेट में, डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारी कितनी सारी एक्टिविटीज चल रही है बॉडी के अंदर। डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, कितनी सारी चीजें बेटा चल रही है, सेल्स अपना काम करती जा रही है। तो एक रेस्टिंग स्टेट में, एवरीडे लाइफ में तुम्हारे सेल्स कुछ ना कुछ बेटा एनर्जी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। और वो एनर्जी यूटिलाइजेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, उसी को कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसी से BMR डिस्टर्ब होती है बेटा जब आपकी थायराइड डिस्टर्ब होती है। एंड this is the amount of energy, the amount of calories that your cells, that your body require in everyday life for your normal activities at resting state. resting state पे जो तुम्हारी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की, जितनी भी बेटा रेस्टिंग स्टेट पे एक्टिविटीज होती है, उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए, एनर्जी की करेंसी क्या है, कैलोरी, वो तुम्हारी BMR है। मेरी BMR अलग हो सकती है, तुम्हारी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। समझ में आ रही है बात। सो इट मेंटेन्स BMR। मैं क्या कह रही हूं, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू डू डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा in resting
state. That is called as बेटा BMR. ये BMR को मेंटेन कर रही होती है. नंबर 2 फंक्शन हम इसका कहते हैं कि हेल्प्स इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म. जैसा आपने एग्जैक्टली ग्रोथ हार्मोन के लिए लिखा था ना, एग्जैक्टली सेम चीज आपकी थायराइड हार्मोन भी करती है. बेटा इसका मेटाबॉलिज्म से बहुत ज्यादा लेना देना है. इसका मेटाबॉलिज्म से बहुत ज्यादा. भैया एक नॉर्मल पानी भी दे दीजिए, गर्म है ना, बहुत ज्यादा गर्म है. इसका मेटाबॉलिज्म से बहुत ज्यादा लेना देना है. थायराइड हार्मोन का बेटा आपके मेटाबॉलिज्म से बड़ा ज्यादा लेना देना है. तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ये कर क्या रही होती है? ये कर क्या रही होती है? प्रोटीन एनाबॉलिज्म. ये एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड नहीं दिया हुआ बेटा कि ये प्रोटीन का क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, फैट का क्या करती है. बट इससे आपको एक और पॉइंट समझ में आएगा बॉडी टेम्परेचर का. हम कहते हैं ऐसे लोगों में जिनमें थायराइड कम होता है ना बेटा, उनकी बॉडी टेम्परेचर कम होती है. हम कहते हैं जिनका थायराइड कम होता है ना, उनका बीएमआर तो कम होता ही है क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है बीएमआर को, और उनके में बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है. अभी मैं आपको क्रिटिनिज्म नाम की एक डिसऑर्डर को पढ़ाऊंगी. ऐसे बच्चों में जिनमें थायराइड की कमी हो गई है, तो उनमें ना बेटा बीएमआर भी कम होता है, उनकी बॉडी टेम्परेचर भी कम होती है. अब बॉडी टेम्परेचर का तुम्हारे यहाँ पे कैसे बेटा आप रिलेट करते हो? देखो आपकी इसकी एनाबॉलिज्म कर रही है कार्बोहाइड्रेट और फैट का. ये क्या क्या कर रही है बेटा? इनका करती है कैटाबॉलिज्म. अच्छा, जैसे इसका बेटा जब कैटाबॉलिज्म कर रही है ना, जब इसको तोड़ रही है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रही है, तो आप सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम लिख सकते हो कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटी ना, कार्बोहाइड्रेट को ऐसे मान के चलो कि ये पॉलीमर है. जैसे मोती की माला है, मोती की माला मोतियों से बनी है ना. जब मैंने मोती की माला को तोड़ा तो मोतियां अलग अलग हो गई. तो मोतियां सिंगल सिंगल यूनिट्स हैं, सिंपल यूनिट्स हैं, मोनोमर्स कहते हैं हम इसे. जब मैं मोती 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 जोड़ रही हूं तो एक माला बन रही है. वैसे आप ऐसे समझ लो कि ग्लूकोज एक मोती के बराबर है. आगे तो मैं तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी. या फिर जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो अमीनो एसिड एक मोती के बराबर है. जब वो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वो पूरी प्रोटीन की चेन बनती है. तो मैंने यहाँ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो ये जिसकी बनी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज रिलीज हो जाता है. पूरी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है लाइक आई एम सेइंग, बट इससे आप समझ पाओगे कि जब ये फैट को भी तोड़ती है ना बेटा, तो फैट पता है किसके बने होते हैं? फैट को भी कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ती है तो आपकी कुछ चीजें बनती है जिसे कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी बायोमोलिक्यूल्स में. अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जिनसे मिलके ये बने थे ये उसी में टूट जाते हैं जब आप इनका ब्रेकडाउन करते हो. ये सिर्फ इनका मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि जब ये आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ रही है या फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रही है, तो ये सेल्स को ये भी कह रही है कि तुम इसको यूज कर लो, तुम ग्लूकोज को यूज कर लो, तुम फैटी एसिड को यूज कर लो, तुम ग्लिसरॉल को यूज कर लो. मैंने तुम्हारे लिए इसको तोड़ दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इसको तोड़ दिया है ताकि तुम इसे इजीली यूज कर पाओ. क्या रेस्पिरेशन में इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहली जो क्लास थी उसमें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब सेल्स ग्लूकोज को फिर फर्दर यूटिलाइज करेंगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ग्लूकोज का जब फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो CO2 रिलीज हो रही है, एनर्जी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है. पढ़ा था सेल्स जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूटिलाइज कर रही होती है तो ग्लूकोज, फैटी एसिड या किसी भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है? टेम्परेचर हाई हो रहा है, सेल्स रिएक्शंस कर रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस होती है. समझ रहे हो? यस यस. सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा था तुमने. तो हार्मोन, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया मैंने तुम्हें. तुम चाहो तो सिर्फ पॉइंट याद रख सकते हो. मैं तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूं. दिस इज जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. यू कैन
प्लेन, स्ट्रेट अवे रिमेंबर द पॉइंट्स। आप स्ट्रेट अवे पॉइंट्स भी याद रख सकते हो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। कि बीएमआर को मेंटेन कर रही है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म कर रही है, तुम स्ट्रेट अवे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए चीज बता रही हूं, ठीक है ना। तो हॉर्मोन्स, थायराइड हार्मोन also promotes utilization of these to produce energy या ATP। और हम कह रहे हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट भी हो गया, या थर्मो का मतलब टेम्परेचर जनरेशन, थर्मोजेनिक यानी कि बॉडी टेम्परेचर, थर्मोजेनिक इफेक्ट भी हो गया। डन डन डन, फटाफट से कर लो। जैसे ही होता है बताना, जैसे ही डन हो जाता है बेटा बता देना। डन, ठीक है। एवरीबडी डन बेटा। तो एक हमने बेटा पॉइंट क्या पढ़ा कि ये बीएमआर को रेगुलेट कर रही है, एक हमने पढ़ा ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म कर रही है, एक हमने बोला ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 ये क्या कर रही है, इंक्रीजेस हार्ट रेट। ऐसे लोग जिनमें थायराइड हार्मोन कम है बेटा, इसका भी रोल होता है, बट इतनी मतलब इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, बट उसकी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। आप सिर्फ स्ट्रेट अवे पॉइंट भी याद रख सकते हो। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट। नंबर 5, थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस पॉइंट, टिश्यू डिफरेंशिएशन। आपको पता है फ्रॉग इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। वैसे तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट टिश्यू डिफरेंशिएशन आपको पता है, आपकी वैसे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराने में, आप कह रहे हो हाइट बढ़ाने में ग्रोथ हार्मोन का रोल है, बट आपको पता है आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट, आपके ओवरऑल टिश्यू डिफरेंशिएशन के लिए थायराइड हार्मोन जरूरी होता है। पता है एक फ्रॉग जो टैडपोल लार्वा से बना है, जो टैडपोल लार्वा है, अगर आप थायराइड नहीं रखोगे, थायराइड की कमी हो जाए अगर उसमें, तो वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। फॉर द कन्वर्जन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ टैडपोल लार्वा इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो ये डेवलपमेंट है, सोचो वो थायराइड की प्रेजेंस में होती है, वरना नहीं हो सकती थी। इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन। और अपने केस में भी हम बोलते हैं कि हमारी टिश्यू डिफरेंशिएशन, ब्रेन ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है अगर थायराइड की कमी हो जाती है। जो मैं आपको एक बीमारी बता रही थी, क्रिटिनिज्म, अभी मैं पढ़ाऊंगी वैसे, पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा। तो प्रेग्नेंट जब होती है, मदर प्रेग्नेंट होती है, अगर मदर की बॉडी में थायराइड कम हो जाए तो बच्चे की बॉडी के अंदर भी थायराइड की कमी दिखती है। और अगर बच्चे की बॉडी के अंदर थायराइड कम हो गया, या तो प्रेगनेंसी में ही कम हो गया है, और या तो जो बच्चा पैदा हुआ ना बेटा, उसका जन्म से ही थायराइड कम है, तो अगर ऐसे बच्चों में थायराइड की कमी होती है जन्म से, तो दे सफर फ्रॉम क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब पता है क्या? अब जैसे पिट्यूटरी का जो हाइट छोटी रह गई, तो उसमें ओवरऑल मेंटली तो ठीक है ना, ऐसे बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ भी शंटेड ग्रोथ होती है, पुअर ग्रोथ होती है बॉडी की, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, आईक्यू कम होता है, अलर्टनेस कम होती है, हार्ट रेट कम होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, गूंगे बहरे हो सकते हैं, बिकॉज थायराइड इज सच एन इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन। सो मेनी ऑफ अस डिड नॉट नो, है ना, हमें पता ही नहीं था कि थायराइड की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। सोचो, मतलब कमाल की बात है ऑब्वियसली। तो मैं टिश्यू डिफरेंशिएशन में यहां पे ना फ्रॉग का एक एग्जांपल देती हूं। टैडपोल,
larva of frog converts into adult frog in presence of थायराइड हार्मोन। TH मतलब थायराइड हार्मोन। इनडायरेक्टली बेटा ये आपकी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है, इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता, बट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ये कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रमोट्स इराइथ्रोपोइसिस, ये इराइथ्रोपोइसिस को भी प्रमोट करता है। डिड वी नो दैट? आपकी बॉडी में मैं कुछ कुछ हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगी। इराइथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है? इराइथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन। आपको मैं कुछ कुछ हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगी जो आपकी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। अभी से लर्न कर लो। जैसे थायराइड हार्मोन करा रहा है, कॉर्टिसोल कराता है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टिसोल भी इराइथ्रोपोइसिस करवाता है। मेल्स में पता है टेस्टोस्टेरोन भी इराइथ्रोपोइसिस कराता है। तो मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा हार्मोन आ गया। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। हाँ, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। शॉकिंग होता है। मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है। शॉकिंग होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, वेरी लेस, अनटिल एंड अनलेस कोई डिसऑर्डर हो गया। मैं पढ़ाऊंगी एड्रिनल ग्लैंड का। एनीवे, एक तो थायराइड हार्मोन इराइथ्रोपोइसिस करवाता है, एक कॉर्टिसोल भी बेटा इराइथ्रोपोइसिस करवाता है, टेस्टोस्टेरोन भी इराइथ्रोपोइसिस करवाता है, और किडनी का एक हार्मोन मैं पढ़ाऊंगी इराइथ्रोपोइटिन, वो भी इराइथ्रोपोइसिस करवाता है। दैट्स इट। तो हमने काफी सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। ओवरऑल फंक्शंस हम कर चुके हैं। अगर एक आधा पॉइंट छूटा होगा तो हम नोट कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। ठीक है ना? पहले यहां तक के फंक्शंस का एक बार एनसीईआरटी से रीड करते हैं, फिर मैं आपको थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स पहले पढ़ाऊंगी, फिर कैल्सिटोनिन के बारे में बताऊंगी, या तो कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ा देती हूँ, फिर मैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है? डन डनाटन डन कर लिया है बेटा तुम लोगों ने? कर लो। मैं 10 सेकेंड्स और वेट कर लेती हूँ, वैसे तो साथ साथ कर रहे होते हो। फिर एनसीईआरटी खोलो, थायराइड ग्लैंड की एनसीईआरटी खोलो। ठीक है? ये रही थायराइड ग्लैंड की एनसीईआरटी खोलो। तो क्या कह रही है बेटा एनसीईआरटी? एक बार एनसीईआरटी साथ में पढ़ते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। मैंने पढ़ाया 2 लोब्स होते हैं इसके पास। ठीक है? विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईदर साइड? दोनों तरफ, ईदर साइड। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, एंड दिस इज कनेक्टेड बाई अ isthmus connective tissue. Both lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called as beta isthmus. Thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. It is composed of follicles and stromal tissue. मैंने बताया आपको. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. बोला हर एक thyroid follicles के पास होते हैं, हर एक थायराइड फॉलिकल्स के पास होते हैं बेटा आपके फॉलिकुलर सेल्स, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, इसी डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द कैविटी, दिस इज द कैविटी ऑफ फॉलिकल्स। कैविटी मतलब अंदर का खाली स्पेस। इसी कैविटी के अंदर तो बेटा हार्मोन स्टोर होगा। अगर ये कैविटी नहीं होती तो हार्मोन कैसे स्टोर होता है ना? These follicular cells synthesizes 2 hormones बेटा, tetraiodothyronin, थायरोनिन T4, और थायरोक्सिन। T4 का ही दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। याद रखिए, T3 का नाम नहीं होता थायरोक्सिन, T4 का नाम होता है। एंड द अदर हार्मोन इज ट्राइआइडोथायरोनिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड। मैंने आपको बता दिया है कैसे। डेफिशिएंसी से क्या होता है ये बाद में बताऊंगी। अरे दूसरा कहाँ है? ओ माय गॉड्स, फोन से रीड करा देती हूँ बेटा। ठीक है ना? फोन से रीड कर लेते हैं। आप अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो, मैं खोल लेती हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी पीडीएफ। आगे बेटा अगर तुम देखोगे, मैं डिसऑर्डर के बारे में नहीं बता रही हूं, हाइपर हाइपो जहां दिया हुआ है,
एकदम लास्ट का पैराग्राफ खोल के देखो बेटा, एकदम लास्ट का पैराग्राफ। तो लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है थायराइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर दिया हुआ है बेटा दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, आरबीसी फॉर्मेशन। फिर दिया हुआ है बेटा थायराइड आल्सो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे करता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इनडायरेक्टली करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दैट्स इट। फिर प्रोटीन हार्मोन की बात की जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कर रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है, पता है। तो जिन फीमेल्स में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, थायराइड की कमी, उसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मैं इंक्लूड कर देती हूँ, फिर डिसऑर्डर्स बेटा स्टार्ट करेंगे। मैं नंबर 8 पॉइंट में लिख देती हूँ लो थायराइड हार्मोन इन फीमेल में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, यानी कि इस पॉइंट से पता चल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपैक्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं मैम कैल्सीटोनिन, ये भी थायराइड ग्लैंड का ही प्रोडक्शन है, पर इसे अलग से बेटा कैटेगराइज करते हैं क्योंकि ये फॉलिकल्स नहीं बना रही, इसे कैल्सीटोनिन या टीसीटी भी कहा जाता है। टीसीटी का मतलब थायरो कैल्सीटोनिन, टीसीटी, थायरो कैल्सीटोनिन या फिर कैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन या फिर बेटा टीसीटी या फिर कैल्सिटोनिन सिंपली। तो कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन ये प्रोड्यूस करने वाले सेल्स कौन से हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स, बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो साइड में फॉलिकल्स के सेल्स थे बेटा, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स बेटा इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। सबसे पहला पॉइंट, यस एवरीबॉडी, सारे अटेंशन में सुन रहे हैं ना, और इसका सिंपल सा काम है बेटा, देखो इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा है, इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा है, नाम में ही है कैल्सी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, कैल्सी का मतलब कैल्शियम। जैसे आप हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स पढ़ते हैं ना जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जैसे आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी इंसुलिन और ग्लूकागॉन, एक बढ़ा रहा है ब्लड ग्लूकोज को, एक घटा रहा है ब्लड ग्लूकोज को, एक बढ़ा रहा है ब्लड ग्लूकोज को, एक घटा रहा है ब्लड ग्लूकोज को। ऐसे ही दो हार्मोन्स होते हैं। नीट में आया हुआ सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, कैल्शियम होम्योस्टेसिस। आपके ब्लड में कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है? सो कैल्शियम का रेगुलेशन होता है विद कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन जो होती है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का सिक्रीशन होती है जो आगे हम पढ़ेंगे, और कैल्सिटोनिन होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, एक ब्लड कैल्शियम को घटाता है। सो दिस थायरोकैल्सिटोनिन, इसे बोला जाता है बेटा कैल्सीमिक हार्मोन। क्या इसके नाम से समझ पा रहे हो कि ये बढ़ाएगा या घटाएगा? अभी हाइपो और हाइपर का तो मतलब बेटा तुम करोड़ों बार पढ़ चुके हो यार। किसी को हाइपो और किसी को हाइपर क्यों बोलते हैं ये तो तुम कितनी बार पढ़ चुके हो। तो इसे मैंने हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि बेटा इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल। जो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है उसे मैं बोलूंगी हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब जो ब्लड कैल्शियम को बढ़ा दे। अब देखो घटाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, घटाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू इट। बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये ब्लड कैल्शियम को कैसे घटाता है बेटा, कहां लेके चला जाता है, छू मंतर कर देता है क्या कि अच्छा
ईंग लिंग शर्बलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, फिर एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही क्या कैल्शियम खत्म हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये ब्लड से कैल्शियम को उठाता है और कहां डिपॉजिट करा देता है? बोन्स में। ये कैल्शियम को उठाता है ब्लड से और कहां डिपॉजिट करा देता है बेटा? बोन्स में। इस तरीके से दिस इज वन वे। ऐसे मल्टीपल वेज होते हैं बेटा, ये एक तरीका है, ऐसे मल्टीपल तरीके। और जो आप पैराथायराइड ग्लैंड का भी हार्मोन पढ़ोगे, पैराथॉर्मोन, वो इसके उल्टा काम करता है। उसका काम होता है ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना। तो ब्लड कैल्शियम को कैसे बढ़ाता है बेटा? वो बोन से कैल्शियम को लेता है और ब्लड में डालता रहता है। बोन से कैल्शियम को लेता है और ब्लड में डालता रहता है। तो मैं यहां पे लिखूंगी हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, इट टेक्स कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू डिपॉजिट ऑन बोन्स। पहले यहां तक कर लो बेटा और मुझे बताओ कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक कर लो और फिर बताओ कोई दुख दर्द समस्या? बेटा 1 सेकंड मुझे टाइम देना। हेलो, हाँ जी। हम्म। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो। आप मुझे भेज दो, मैं कर दूंगी, ठीक है ना? ओके शिका, ओके। यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं बेटा? डन 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 बेटा। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? एक पेमेंट करनी है बेटा, हाँ, तो फोन हाथ में रखते हैं, भी पेमेंट करेंगे। बताइए कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, ऑल गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इसका सिर्फ एकमात्र काम आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब ऐसा हार्मोन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, दैट इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, ठीक है ना? करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है, ठीक है ना? चलो अब हमें करना है बेटा क्या? डिसऑर्डर्स। अब हमें करना क्या है बेटा? डिसऑर्डर्स, ठीक है ना? इसको मैं साइड में रख देती हूं। पेमेंट करनी होगी तो करते हैं, ठीक है ना बेटा? देखो, डिसऑर्डर्स को समझने के लिए हमें हार्मोन का फीडबैक समझना पड़ेगा। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन, हमें ना डिसऑर्डर्स को समझने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। और ये बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। फीडबैक समझना बहुत इजी है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन होता है, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन होता है ना? अब मैं ये भी आपको बता दूं, डिसऑर्डर में बेटा हम देखो 2 ही तो कंडीशन पढ़ते हैं ना। एक कंडीशन हम पढ़ते हैं हाइपो, कि थायराइड की कमी हो गई है, हाइपो सिक्रीशन। और एक कंडीशन बेटा हम क्या पढ़ते हैं कि थायराइड ज्यादा हो गया है, यानी कि हाइपर। किसी भी हार्मोन के लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बेटा यही होगी, या तो हाइपो या तो हाइपर। जब आप हाइपो सिक्रीशन बोलते हैं तो मतलब लो थायराइड, ऑब्वियस सी बात है, लो थायराइड हार्मोन। जब आप हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैम, इंक्रीज्ड या हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बेटा जी देखो, हमें इस चैप्टर में हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स पढ़नी है। एक पढ़नी है बेटा सिंपल गॉइटर, एक पढ़नी है बेटा सिंपल गॉइटर, और एक हमें पढ़नी है बेटा जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। एक हमें पढ़नी है बेटा जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। हाइपर में हमें केवल मात्र एक पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसे हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज, या फिर इसी के लिए बेटा एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है एक्स ऑफ थैलेमिक, एक्स ऑफ थैलेमिक गॉइटर, एक्स ऑफ थैलेमिक गॉइटर, ठीक है ना? अब हम इंडिविजुअली बेटा इसे पढ़ते हैं।
हाइपो और हाइपर की कंडीशन, ठीक है ना। डन 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 कर लो। म्यूट कर। ऑलरेडी मैं फोन पे भी एक डिस्टरबेंस हो गई। ऑन है, फैन स्पीड को कम कर दो यार, टेम्परेचर नहीं हो सकता तो। डन। देखो यार, हाइपर की कंडीशन और हाइपो की कंडीशन, ठीक है ना। हाइपो की कंडीशन यार, एक तो ना सही में फोन में डिस्टरबेंस होती है ना, तो डिस्टरबेंस ही होती है बेटा। आई एम सो सॉरी अगर आप लोग डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, थोड़ा सा जरूरी नहीं होता तो मैं करती नहीं, है ना। देखो देखो सबसे पहले ना मैं बेटा कोई भी बीमारी पढ़ाने से पहले मैं रेगुलेशन पढ़ाती हूँ। कोई भी बीमारी पढ़ाने से पहले मैं क्या करती हूँ, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन पढ़ाती हूँ। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का मतलब है कैसे रेगुलेट हो रहा है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, या फिर कैसे वो एग्जैक्टली प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद 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 बेटा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इट इज अ लिटिल अर्जेंट, अदरवाइज आई वुडंट हैव। ठीक है, शुक्रिया। अभी एक बार देखो कैसे होता है। कैसे, आपके पास एक ग्लैंड है बेटा जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बेटा ये सारे बच्चे आप ऑलरेडी जानते हो, मैं बस आपको थोड़ा सा और याद दिला रही हूँ। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है बेटा जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है बेटा, ये एक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ये एक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है आपके थायराइड ग्लैंड पर। ये एक्ट करता है आपके थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड बनाने लगता है T3 एंड T4। मुझे ये बताओ कि इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम बेटा, पहले ये वाला फ्लो चार्ट बताओ, क्या इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी में दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन है कि हमारी थायराइड हार्मोन बढ़ गई है, एक सिचुएशन है हमारी थायराइड हार्मोन कम हो गई है। लेकिन बॉडी देखो कैसे उसको मेंटेन कर सकती है, देखो कैसे बॉडी उसको रेगुलेट कर सकती है ना। हो सकता है थायराइड हार्मोन बढ़ गई हो सकता है थायराइड हार्मोन कम हो गई है। बॉडी उसकी रेगुलेशन कैसे करती है, देखना। आपके पास है T3 T4। मैं कह रही हूं कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा T3 T4 ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आपको T3 T4 और नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप फीडबैक देते हो बेटा। कैसे फीडबैक देते हो, जैसे ही T3 T4 बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना बेटा, तो आप सिग्नल देते हो हाइपोथैलेमस को, एक नेगेटिव फीडबैक देते हो। अभी समझाती हूं, वैसे फीडबैक मैकेनिज्म तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। देखो अभी मैं आपको समझाती हूं क्यों नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, जिससे कि ये प्रोड्यूस ना हो, जिससे कि वो इस पर एक्ट ही ना कर पाए, जिससे कि TSH ना बने, जिससे कि वो इस पर एक्ट ना कर पाए, जिससे कि फिर ये हार्मोन ना बने। मैं साइड में लिख दूंगी क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ड्रॉपर बच्चे को पता होता है बट तुम्हें नहीं पता होगा, तो मैं अभी समझाती हूं तुम्हें।
बेटा व्हाई फीडबैक मैकेनिज्म इज नीडेड, फीडबैक क्यों चाहिए होता है? मैं तुमसे पूछती हूँ बेटा बताओ तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, पूछती हूँ ना, इससे एक तो इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप कोई भी चीज अच्छा करते हो, तो आपको जब उसका फीडबैक मिलता है तो इट्स अ गुड फीलिंग ऑब्वियसली। बट फीडबैक दोनों दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप भी तो टीचर्स को अपने फीडबैक देते हो, नहीं देते तो देना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म इन एनी सिस्टम, इन एनी प्लेस, हम भी आपको फीडबैक देते हैं, आपके बैचेस को हम फीडबैक देते हैं, अच्छा ये बैच ऐसा है, ये बैच ऐसा है, इसके बच्चे ऐसे हैं। तो फीडबैक किसी भी चीज में बेटा एक रेगुलेशन के लिए बड़ा जरूरी है, ताकि सारी चीजें नियम से चले, अच्छी तरीके से चले। इट्स नॉट ऑलवेज अ थिंग दैट शुड बी दैट इज समथिंग नेगेटिव, नहीं, है ना। तो आपकी बॉडी में भी हॉर्मोन्स ना हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं, हार्मोन हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं, क्योंकि अगर फीडबैक मैकेनिज्म होता है तभी रेगुलेटेड वे में एक्टिविटीज होती हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक दोनों हो सकता है, राइट। अब पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी T3 T4 बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी T3 T4 बेटा बहुत ज्यादा है, और अगर T3 T4 बहुत ज्यादा है तो तुम्हें बेटा नहीं चाहिए T3 T4, तुम कहोगे बस करो और मत बनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हूं। तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 T4 इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक, इट्स गोइंग टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस। इट कैन ऑल्सो गिव अ नेगेटिव फीडबैक डायरेक्टली टू बेटा टू एंटीरियर पिट्यूटरी, वो हाइपो को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है बेटा। हाँ, लव यू लव यू लव यू, सारे अब स्टार्स बना रहे हैं, ऑलवेज 5 स्टार। हाँ, तो अब सुनो, इधर सुनो बेटा, 5 स्टार किटकैट वाले लोगों, इधर सुनो। नेगेटिव फीडबैक का देने का नेगेटिव मतलब बस करो भैया, हमें नहीं चाहिए, तुम बंद हो जाओ, समझ रहे हो ना। और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। आप पॉजिटिव फीडबैक कैसे देते हो, मतलब हार्मोन कैसे देता है? अगर हार्मोन बाई चांस कम है, तो हार्मोन्स अगर कम है तो आप चाहोगे ना और ज्यादा हार्मोन बने। अगर हार्मोन का लेवल कम है बेटा तो आप चाहोगे कि ज्यादा हार्मोन बने। इसको बनाने के लिए ये मैकेनिज्म होनी चाहिए कि नहीं? ये तभी बनेगा जब TSH होगा, TSH तभी होगा जब TSH-RH होगा। तो जैसे ही इसकी कमी होती है ना बेटा, लेवल कम होता है लेवल, तो बेटा ये हाइपोथैलेमस को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये या तो बेटा आपके हाइपोथैलेमस को भी फीडबैक दे सकता है, और ये डायरेक्टली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को भी पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा TSH-RH बने, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा TSH बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा थायराइड ग्लैंड पर वो एक्ट करे, जिससे बेटा ज्यादा से ज्यादा T3 T4 बने। क्या ये बात समझ में आई? यस एवरीवन, यस एवरीवन, सुनिए जी, आपको बात समझ में आई बेटा? तो मैं इसको ना शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपने 10th में पढ़ा हो, इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ICSE बोर्ड, यू नो वी हैव रेड एवरीथिंग, इंग्लिश यस, एप्पल बन गया ये। हाँ, इतना बनते क्यों हो तुम ICSE वाले? हाँ, क्यों बनते हो? वी आर डिफरेंट, वी हैव रेड एवरीथिंग। गाइस, तुम यहीं पे हो, CBSE वाले हो या दूसरे बोर्ड वाले हो या स्टेट बोर्ड, कोई भी हो ना, तुम यहीं पे एक ही साथ पढ़ रहे हो। डोंट शो ऑफ, ओके? CBSE बोर्ड रॉक्स, ये सुनो, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बोर्ड से क्या फर्क पड़ता है यार, पढ़ो मस्त पढ़ो, बोलो PW रॉक्स, है ना? यस। अभी देखो नेगेटिव फीडबैक, अरे आओ आओ, अब बस तुम्हारा कंपटीशन लग गया, CBSE ये और स्टेट बोर्ड और फलाना बोर्ड, अरे छोड़ो भाई। देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है व्हेन T3 T4 आर लो, it can stimulate, ये इंक्रीज लिखा हुआ है ना मैंने, अरे यार, आर हाई, it can signal hypothalamus to stop TSH-RH secretion। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूं, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं थी।
और मैं पता है बेटा ये चीज क्यों समझा रही हूं आपको, मैं ये चीज इसीलिए समझा रही हूं क्योंकि आपको डिसऑर्डर समझ नहीं आएंगे अगर मैंने फीडबैक नहीं समझाया। डिसऑर्डर आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं फीडबैक समझा रही हूं। और क्योंकि आप 11वीं के बच्चे हो तो आप लिख लो यार, बाद में भूल जाओगे ना नेगेटिव पॉजिटिव क्या लिखा हुआ है। टू स्टॉप TSH-RH और सिग्नल पिट्यूटरी to stop TSH so that no more T3 T4 प्रोड्यूस, ताकि अब T3 T4 और ज्यादा प्रोड्यूस ना होए। T3 T4 और ज्यादा प्रोड्यूस ना होए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है। आपको और नहीं चाहिए बेटा, आपको और चाहिए नहीं, इसीलिए नेगेटिव फीडबैक। अब यहां पे क्या बोल रहे हो, यहां पे व्हेन T3 T4 लो, अब ये कम है भैया, अब इसको ज्यादा चाहिए। ये खुद ही बेटा लो लेवल इसका सिग्नल दे देता है, लो लेवल ऑफ T3 T4। इट सिग्नल्स हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट मोर TSH-RH और पिट्यूटरी टू secrete more TSH which can act on thyroid gland, टू प्रोड्यूस T3 T4। बेटा पहले आप मुझे ये बताओ, आपको इसमें कोई भी दुख दर्द समस्या इसको समझने में? यस बताओ। मैंने ये खास करके आप लोगों के लिए लिखा है बिकॉज आप 11वीं के बच्चे हो, आपने अभी कोई इतने कॉन्सेप्ट्स बेटा फीडबैक के पढ़े नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक का मतलब होता है कोई हार्मोन की ना प्रेजेंस अगर ज्यादा है या उसकी अमाउंट कम है तो वो खुद बेटा बता सकता है सोर्स, पूरे जहां से वो बन रहा है उस पूरे प्रोसेस में वो अलग अलग ग्लैंड्स को सिग्नल दे सकता है कि अब प्रोडक्शन कम कर दो या प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो T3 T4 कहां से बने थे? थायराइड से। पर उसको बनाने के लिए पूरा मैकेनिज्म था कि हाइपोथैलेमस के पास TSH-RH था, वो फिर बेटा पिट्यूटरी को कहता है कि तुम TSH बनाओ, फिर TSH बेटा थायराइड ग्लैंड को कहता है कि तुम T3 T4 बनाओ। ये एक पूरा बेटा एक पूरा लूप है। अगर T3 T4 ज्यादा हो गए तो वो खुद बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कह सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं कि अब बेटा तुम अपने हार्मोन्स मत रिलीज करो, क्योंकि अब तुम जितना ज्यादा अपने हार्मोन्स रिलीज करोगे उतना ज्यादा मुझे स्टिमुलेट करोगे और मैं और ज्यादा हार्मोन बनाऊंगा, पर हार्मोन की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सफिशिएंट हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर T3 T4 कम बन रहे हैं, अगर T3 T4 बेटा कम बन रहे हैं तो ये कम अमाउंट बेटा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सिग्नल दे सकते हैं। अगर T3 T4 कम है तो वो भी, क्योंकि इनको पता है कि मैं तो तभी बनूंगा जब हाइपोथैलेमस से TSH-RH रिलीज होगा या पिट्यूटरी से TSH होगा। तो जैसे ये लेवल कम होता है इनका, ये अगेन पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है जिससे ये और ज्यादा बने, रुके ना, रुकना मतलब नेगेटिव। तो लो अमाउंट ऑफ T3 T4 जब होता है तो वो हाइपोथैलेमस को कहता है भैया तुम TSH-RH बनाओ। TSH-RH जैसे ही बनता है तो वो पिट्यूटरी को कहता है कि तुम TSH बनाओ यार, और TSH जैसे ही बनता है तो वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि तुम T3 T4 प्रोड्यूस करने लग जाओ। अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो बेटा, मैंने वापस से रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए 2-3 बार, ठीक है। अब डिसऑर्डर कैसे होगा यही तो क्वेश्चन है। बच्चा कह रहा है मैम अगर इतनी अच्छी तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि फिर तो हार्मोन की कभी कमी और कभी ज्यादा हार्मोन होना ही नहीं चाहिए। पर बेटा ऐसे नहीं होता, लेवल सबके घटते हैं और लेवल सबके बढ़ते हैं, अभी बताऊंगी मैं। हाँ इतना आसान नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना? तो अब कैसे इसका लेवल और बढ़ेगा और घटेगा ये मैं आपको समझा रही हूँ इतनी बढ़िया तरीके से बेटा। वैसे तो फिर हम भी तुम्हें बोलते हैं कि यार देखो एक सिलेक्शन का एक स्टेप एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। तुमने बैच में एडमिशन लिया, डे 1 से क्लास ज्वाइन की, टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया, तुमने घर जाके पढ़ा, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, तुम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए। अरे इतना सिंपल मैम,
तो फिर सारे लोग सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बेटा इनमें प्रॉब्लम्स आती है। गाइडेंस तो सबके लिए अवेलेबल है, बट सब कुछ ऐसा होता थोड़ी है। समझ रहे हो ना? अब समझो कैसे। अब मैं पढ़ाती हूं बेटा सबसे पहला डिसऑर्डर, दैट डिसऑर्डर इज सिंपल गॉइटर। पहला डिसऑर्डर मैं पढ़ाने जा रही हूं, दैट इज सिंपल गॉइटर। बेटा कौन सी हाइपर की कंडीशन है, कौन सी हाइपो की कंडीशन है, ये तो हम पहले लिख चुके हैं। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रही हूं सिंपल गॉइटर। पहले पढ़ाने जा रही हूं मैं सिंपल गॉइटर, ठीक है ना? अच्छा, ग्वाइटर का मतलब क्या होता है वैसे? अगर मैं सिर्फ केवल मात्र ग्वाइटर का मतलब पूछूं ना बेटा, ग्वाइटर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर मैं सिर्फ ग्वाइटर का मतलब पूछूं तो ग्वाइटर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और मैं आपको यहीं पे, अरे भैया ये इतना टेढ़ा कैसे लिख गया यार, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब मैं आपको ये भी बता दूं, सिंपल ग्वाइटर तो तुमने पढ़ा था क्या, मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, चलो तुम्हारी वैसे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें बताया भी कि ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, यही बताया मैंने, हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है। और हाइपो का मतलब मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं कि लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, लेस सिक्रीशन। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड की तभी होती है जब थायराइड की कमी है, बल्कि तुम तो शायद उल्टा सोचते होगे कि शायद थायराइड ज्यादा है तभी एनलार्जमेंट होती होगी। नहीं बेटा, हाइपर और हाइपो दोनों की वजह से थायराइड में एनलार्जमेंट हो सकती है। हाइपर की कंडीशन भी एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, हाइपो की कंडीशन भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। बोथ कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी मैं समझाऊंगी, लेकिन यहां मैं बोल रही हूं सिंपल गॉइटर, इट इज हाइपो की कंडीशन, लेस थायराइड हार्मोन की कंडीशन। बट क्यों हुआ मैम? और आपने तो कहा था कि यार लो हार्मोन होगा तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अगर जैसे ही थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो मैम आपने कहा था कि फिर हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। सब अपने अपने बेटा फीडबैक मैकेनिज्म को देखो, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रही हूं, एनसीईआरटी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ग्रेव डिजीज की ना सिंपल गॉइटर की। आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूं एंड इट्स अ सुपर्ब एक्सप्लेनेशन बेटा, यू आर गोइंग टू लव इट इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तो रटोफाइंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा कि जैसे ही थायराइड कम होता है मैम पॉजिटिव फीडबैक चला जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस को कहेंगे हम ज्यादा बनाओ टीएसएचआरएच, टीएसएचआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा तुम ज्यादा टीएसएच बनाओ, और टीएसएच थायराइड का कहेगा तुम T3 T4 बनाओ, तो मैम नॉर्मल हो जाना चाहिए। पर इसमें ऐसा नहीं होता, एक तो डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? तो सबसे पहली जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, वो ये है कि दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, this disorder is due to deficiency in iodine, deficiency of iodine in diet। आपके डाइट में आयोडीन की कमी से बेटा ये क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन, जिसे आप बोलते हैं गॉइटर। लेकिन मैम इससे कैसे हो गया? ठीक है आप बोल रहे हो आयोडीन की कमी है, थायराइड की कमी होगी, फिर भी तो सिग्नल मिलना चाहिए ना मैम। अच्छा अभी समझा देती हूं, देखो जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की होती है आपकी बॉडी के अंदर तो T3 T4 नहीं बनेंगे, T3 T4 नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इनको बनने के लिए आयोडीन चाहिए। ठीक है मैम, ये बात आपकी यहां तक हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ये नहीं बन रहे मतलब ही हाइपो की कंडीशन है बेटा, ठीक है मैम ये वाली बात भी सही है। पर मैम आपने कहा था जैसे ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं या फिर लेस अमाउंट में होते हैं तो आप कहते थे कि मैम सिग्नल मिलता है। ठीक है बेटा सिग्नल मिलेगा, अब देखो मैं सिग्नल दे रही हूं, जैसे इनका अमाउंट कम होता है तो ये हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल दे सकते हैं, ये पिट्यूटरी को भी सिग्नल दे सकते हैं। अभी मेरा इस फ्लो चार्ट को जरा फॉलो करना, आपके पास हाइपोथैलेमस है, इसको सिग्नल देते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं बेसिकली। ठीक है भैया पॉजिटिव फीडबैक दे दिया मैम,
इसको पॉजिटिव फीडबैक दिया तो इससे क्या प्रोड्यूस होने लग गया मैम, TSH RH प्रोड्यूस होने लग गया। और जैसे ही TSH RH प्रोड्यूस होने लग गया मैम, तो इसने किसको सिग्नल दिया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। इस तरीके से भी हो सकता है, और डायरेक्ट पिट्यूटरी को भी ये सिग्नल दे सकते हैं, जैसे कि मैम आपने अभी अभी हमें पढ़ाया, अभी अभी ताजा ताजा। और जैसे ही मैम इसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो ये बनाती है TSH, और जैसे ये TSH बनाती है तो मैम ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और जैसे ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है तो थायराइड को बनाना चाहिए T3 एंड T4, बट ये नहीं बनता है। ये पूरी मैकेनिज्म होती है, ये पूरी मैकेनिज्म होती है। आयोडीन की कमी हुई, T3 T4 कम बने या नहीं बने, सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, कि तुम अपने हार्मोन ज्यादा बनाओ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पिट्यूटरी को थायराइड को सिग्नल दे पाओ कि थायराइड हार्मोन बनाओ, थायराइड हार्मोन बनाओ। ये तो बेचारे अपना काम करते हैं बेटा। तुम एडमिशन ले लेते हो, तुम्हारे बैचेस चालू हो जाते हैं, सारे टीचर्स एफर्ट मारते हैं, सारे टीचर्स बेटा तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, बट बेटा जिसको पढ़ा रहे हैं अगर वही बेटा काम नहीं करेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट वेदर ही इज इन एम्स और इन एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट। अपनी मेहनत से पहुंचा है बच्चा। हम सारी फीडबैक दे रहे हैं बेटा, लेकिन भैया जिसको दे रहे हैं वही काम करने को राजी नहीं है, आलसी कहीं का, तो फिर कैसे होगा बेटा? अब देखो, ये भी कोशिश तो कर रहा है यार, पर ये कर ही नहीं सकता क्योंकि आयोडीन नहीं है। इसको सिग्नल जाता है, इसको सिग्नल जाता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिग्नल्स, this signals beta thyroid gland, but still no T3 and T4 because iodine not available। क्योंकि आयोडीन अवेलेबल नहीं है तो जितना मर्जी थायराइड की स्टिमुलेशन कर दो, आपका हार्मोन बनेगा ही नहीं। लेकिन आप इसको कॉन्स्टेंटली TSH से स्टिमुलेट कराओगे तो इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। अगर ये सिग्नल करेगा थायराइड को, ऑल्सो मैं यहां पे लिख देती हूं, यहां पे नहीं यहीं पे लिखती हूं ताकि तुम्हें रिलेट कर पाए ना। सिग्नल थायराइड, कांस्टेंट स्टिमुलेशन लीड्स टू एनलार्जमेंट, कांस्टेंट स्टिमुलेशन लीड्स टू एनलार्जमेंट, कांस्टेंट स्टिमुलेशन लीड टू एनलार्जमेंट। बोलो समझा कि नहीं? बढ़िया कॉन्सेप्ट। यस एवरीवन, यस एवरीवन, समझा कि नहीं? कितना मस्त कॉन्सेप्ट, फील फील फील, यस, हाँ, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा। तो ये अगर मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले से फीडबैक मैकेनिज्म ना समझाऊं तो तुम ये समझ ही नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए फीडबैक पता होना चाहिए पहले से। तो तुमने तो बेटा देखो, बॉडी तो ट्राई कर रही है, थायराइड की कमी है, बॉडी तो ट्राई कर रही है कि हाइपोथैलेमस से TSH RH बनवा ले, पिट्यूटरी से TSH बनवा ले, आपके बेटा थायराइड को स्टिमुलेट कर दोगे आप, बट फिर भी बेटा T3 T4 नहीं बन पाएंगे क्योंकि आयोडीन ही नहीं है। और उसको इतना स्टिमुलेट किया, इतना स्टिमुलेट किया, इतना स्टिमुलेट किया कि उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। इट्स अ कंडीशन ऑफ हाइपोसिक्रीशन दैट लीड्स टू गॉइटर, सिंपल गॉइटर। ठीक है ना? एनसीईआरटी ने सिंपल 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है, बट दिस इज द रीजन। तो आपको रीजन समझने के लिए इसकी जरूरत है। ग्लासेस की कमी है क्या भैया? वंडरफुल कॉन्सेप्ट। चलो, अब वंडरफुल कॉन्सेप्ट से बेटा हम एक और सुपर वंडरफुल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलो। अब मैं दूसरा हाइपो का कंडीशन पढ़ा रही हूं, फिर लास्ट डिसऑर्डर करेंगे। इसको भी स्टार मार्क करिए फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। इसकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हुई है, स्टार मार्क। पहली बात तो क्रिटिनिज्म, किसकी डिसऑर्डर में आता है यही बच्चा भूल जाता है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां पढ़ते हो ना, तो ये किसके अंडर आता है पहला क्वेश्चन यही गलत कर देते हो। ये थायराइड के अंडर आता है, और ये थायराइड नॉट डन। अरे यार 2 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं, 2 मिनट का, जल्दी करो। जैकेट लेके आ जा मेरे वहां से।
इसका टेम्परेचर मैं कहाँ से देख सकती हूँ कितना है ये? हाँ तो अभी अभी फिक्स हुआ टेम्परेचर दिखाओ मुझे कितना टेम्परेचर है। फैन स्पीड चेंज की थी ये तुम लोग ये ऐसे करके लगा के रख रहे हो। फैन स्पीड कम करो ना यार। हाँ और मेरा जैकेट लेके आ जाना वहां से। मनीष सॉरी भैया सॉरी सॉरी मनीष 2 जैकेट्स होंगे दोनों लेके आना तुझे नहीं समझ में आएगा कौन सा है। थैंक यू भैया। डन एवरीवन। अरे भाई यार कश्मीर बना दिया यार ठंडा कर दिया एकदम यार कैसे पढ़ाऊं ठिठुर रही हूं मैं यार अंदर। हाँ भैया नहीं आपको नहीं बोल रही हूँ बच्चों को अपना दुखड़ा सुना रही हूँ भैया क्या करूं इन्हीं को सुनाऊंगी अब दुख कहाँ बांटूं अपना दुख। हाँ सर पे ना बेटा ठंड ऐसे समझो कि ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना पड़ रहा है और सर पे ना बर्फ गिर रही है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को उस बर्फ में खड़े होके बेटा तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ चलो हाँ शिमला कश्मीर सारी जगह बना दी है बेटा। चलिए क्रिटिनिज्म सबसे पहला पॉइंट तो इसके बारे में लिखेंगे हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन वो भी ऐसी है यार मैं बताती हूं दिखा। हे भगवान तो यही मेरी यार आई डोंट नो इसको यहीं पे रख देना लास्ट में चेक करूंगी। बेटा आज तो ना क्या ही बताऊं जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। चलो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब मदर के अंदर है ना और ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है बेटा फील्स लाइक विंटर। चलो सुनो हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है और ये एक ऐसी कंडीशन है हाइपोसिक्रीशन की बेटा जो चाइल्डहुड में या तो डेवलप हो गई है बचपन से ही थायराइड की कमी है बेटा थायराइड की कमी है और या तो बेटा थायराइड की कमी मदर के अंदर प्रेगनेंसी से ही। बेटा 1 सेकंड मुझे टाइम दो है ना मैं बेटा क्या करूं आज ना मेरी किस्मत खराब है मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट डू आई डू चलो अरे लो एंड कर दो तुम एंड करके जाओ तुम्हें तो एंड करना एक सोल्यूशन है। ओके बेटा टेक अ डीप ब्रेथ क्योंकि डीप ब्रेथ में ले नहीं पाई बोलते बोलते मैंने डीप ब्रेथ लिया नहीं है मेरा डीप ब्रेथ छोटा रह गया ठीक है ना। ओके लेट्स गेट बैक टू बेटा वर्क। हाइपोसिक्रीशन अगर थायराइड हार्मोन की हो रही है प्रेगनेंसी के वक्त में मदर के अंदर अगर थायराइड कम है ना तो बेटा ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भी थायराइड कम हो सकता है या तो बच्चा जो पैदा हुआ उसमें स्टार्टिंग से ही थायराइड की कमी थी उसमें स्टार्टिंग से ही अगर थायराइड की कमी है ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है बेटा क्रिटिनिज्म। अब ना कई बार पेपर में आता है
प्रेगनेंसी में ही अगर थायराइड की कमी है तो मदर हो जाती है मेंटली रिटार्डेड? नहीं भैया, मदर को नहीं हो रहा है। ये कहने का मतलब है बेटा कि प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की कमी है तो मदर का अगर थायराइड कम होता है तो बच्चे को भी बेटा असर पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो हम कह रहे हैं बच्चे में दिक्कत आएगी, मदर के अंदर कमी हुई तो मदर ही मेंटली रिटार्डेड हो गई? नहीं। वॉइस क्या हो गया? ओहो, माइक दब गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है, गुड। अभी मैंने ऊपर लगा लिया माइक, ठीक है ना? तो अगर हाइपोसिक्रीशन होता है प्रेगनेंसी के वक्त में मम्मी को, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। और या तो बच्चा जो पैदा हुआ है थायराइड की कमी है उसके अंदर बचपन से यार, ऐसे। और बेटा ऐसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रेगनेंसी में मम्मी में थायराइड कम है तो मम्मी मेंटल रिटार्डेशन हो गया। मम्मी में कुछ नहीं हो रहा है यार, बच्चे में दिक्कत हो रही है। मम्मी नॉट मेंटली रिटार्डेड, द बच्चा कैन बी मेंटली रिटार्डेड, द बच्चा विल हैव लो IQ बिकॉज बच्चे को असर पड़ा है। समझ रहे हो ना? ओहो, चलो बेटा क्या बताओ, पूरा फ्लो ना मेरा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब बच्चे में, चाइल्ड में प्रॉब्लम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, चाइल्ड सफर करेगा, मम्मा नहीं। ओके, ठीक है ना? अब मैं क्या होगा क्या बेटा, इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं और वो बहुत जरूरी है। सिम्टम्स, टिश्यू डिफरेंशिएशन कर रहा है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना? लो IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कम होगा, लो IQ, क्या बोलते हैं, लो बॉडी टेम्परेचर, जो भी थायराइड के फंक्शंस है वो यूजुअली आपको नहीं दिखेंगे या कम दिखेंगे। लो हार्ट रेट, इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स है। इनकी स्किन भी थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है, एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन, ठीक है ना? फिर आप बोलोगे एबनॉर्मल स्किन के बाद स्किन पिगमेंटेशन अफेक्ट हो गई बेटा, डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म का मतलब होता है गूंगा बहरा, है ना? डेफ म्यूटिज्म, ये सारी चीजें बेटा आपको उस बच्चे के अंदर दिखेगी। लैक ऑफ अलर्टनेस, लैक ऑफ अलर्टनेस। तो सिंपल सा सवाल पता है क्या आता है? सिंपल सा सवाल ये आता है, क्रिटिनिज्म कौन से ग्लैंड की प्रॉब्लम है? कौन से ग्लैंड की प्रॉब्लम है? थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती क्या है? थायराइड की कमी हो जाती है बेटा। थायराइड की कमी होने से होता क्या है और कब हो सकती है थायराइड की कमी? बचपन से ही कम है। अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर कम है या प्रेगनेंसी में मदर को कम हो गया तो बच्चे में कम हो जाएगा थायराइड, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। शंटेड ग्रोथ, पुअर ग्रोथ बेटा, स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि पुअर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी बेटा, पुअर ग्रोथ। तो ये सारी सिम्टम्स, लो IQ, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट बीट कम होगी बेटा, अलर्टनेस कम होगा, IQ कम होगा, डेफ म्यूटिज्म होने के चांसेस हैं। ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद क्रिटिनिज्म। कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है ना? कोई दुख दर्द समस्या बेटा? यस। इसमें बेटा वैसे एडल्ट में भी ना थायराइड की कमी होती है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ एडल्ट्स में वो दिया हुआ है, ग्रेव डिजीज मिक्सिडीमा, सॉरी ग्रेव डिजीज एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर, बट इसके अलावा भी होते हैं। बट हम आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो एनसीईआरटी ने क्रिटिनिज्म मेंशन किया हुआ था हाइपो की कंडीशन में, और एक सिंपल गॉइटर मेंशन किया हुआ था हाइपो की कंडीशन में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही एक खतरनाक ग्रेव डिजीज या एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर, जो एक इकलौती कंडीशन बताई हुई है, हाइपर की कंडीशन। हाइपर मतलब जब आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगेन ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, मजा आ जाएगा। जैसे सिंपल गॉइटर का कॉन्सेप्ट था फीडबैक से रिलेटेड, वैसे ही एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर या ग्रेव डिजीज। आपको पता है इसे ग्रेव डिजीज क्यों बोलते हैं? जैसे ग्रेव में हम जैसे डेड बॉडीज होती है ना, सो मतलब इट इज एसोसिएटेड विद खतरनाक, डेंजरस,
वाई डेंजरस? बिकॉज इफ यू लुक एट द पर्सन, आप गूगल करके एक बार ही देखिए एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर इमेज, एक बार ही गूगल करके देखो। पर अब तुम उसी फोन से देख रहे होगे तो मत देखना, ठीक है ना, लेक्चर बाद में देख लेना। तो आईज बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बल्ज्ड आउट, ऐसा लगता है बल्ज हो गई है बाहर की तरफ, बड़ी बड़ी आंखें, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन ऑब्वियसली बेटा, और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है ना। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं बेटा, लिखते हैं नंबर 3 डिसऑर्डर, लैक ऑफ अलर्टनेस, मतलब अलर्टनेस कम है यार, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उतनी मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई है। टिश्यू डिफरेंशिएशन, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ बेटा टोटल इंपैक्ट हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में सिर्फ हाइट की डेवलपमेंट नहीं हुई, बाकी सब नॉर्मल है। इसमें ओवरऑल बेटा फिजिकल और इंटरनल दोनों चीजें अफेक्ट हो जाती है ना। वेरी डेंजरस मैम, हाँ, बट ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आप सोच के देखो, अगर कोई उस बीमारी से सफर कर रहा है और आप उसको ऐसे अगर बोलोगे तो फिर ये गलत बात है ना। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, आप मजाक मजाक में बोलते होगे, अभी भी मजाक मजाक में बोलोगे, बट ऐसे नहीं करते हैं, यू नो। इसीलिए मैं कहती हूँ ईश्वर को हमेशा थैंक यू करना चाहिए फॉर नंबर 1 थिंग, गुड हेल्थ, यू नो, ऑलवेज। तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मांगते तो हम लोग सब कुछ, बहुत कुछ मांगते हैं, बट आप ईश्वर को हमेशा थैंक किया करो, गॉड को हमेशा थैंक यू बोला करो कि एटलीस्ट दे हैव गिवन यू गुड हेल्थ ऑफ योर्स, हेल्थ ऑफ योर फैमिली। बिकॉज सोचो, हेल्थ से अगर बेटा कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो बड़ा पेन होता है। हम ये फील नहीं कर पाते कि 2 हाथ हमारे पास है, आंखें हैं, ठीक बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। ये तब तक इंसान को रियलाइज नहीं होता ना जब तक यू लूज समथिंग। I hope nothing happens, but you know we start valuing जब आपको समझ में आता है कि एक दिन ये चीज ना होना तो आपका सारा वर्क कैसे इम्पैक्ट करता है। तो बी ग्रेटफुल फॉर गुड हेल्थ दैट यू हैव, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, और ये अच्छी हेल्थ ही मांगा करो। हेल्थ है तो सब कुछ ठीक है यार, ठीक है ना। तो नंबर 3 एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर, मजाक नहीं बनाते किसी भी चीज का। एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं ग्रेव्स डिजीज को। एक्सॉप्थैलेमिक, एक्स का मतलब ही होता है आउटसाइड, एक्स का मतलब ही होता है आउटसाइड, ऑप्थैलेमिक का मतलब आईज, आउटसाइड आई का मतलब बल्ज्ड आउट आईज। आप ऐसे लोगों को देख के ही क्लियरली बता सकते हो कि इनको एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर है, ठीक है ना। बल्ज्ड आउट आईज, आप इन लोगों को देख के ही बता सकते हो कि इनको ना ये वाली समस्या है। ये क्या मैंने लिख दिया है, बल्ज्ड आउट आई, ठीक है ना। अब पहले तो मैं लिखती हूं होता क्या है इसमें। इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखो एनसीईआरटी की लाइन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप याद रख लो तो आपका क्वेश्चन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा बेटा। आप सिर्फ उतना याद रखो कि हाइपर की कंडीशन है या हाइपो की कंडीशन है, और एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स हो जाएगा, बट मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रही हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अब यहां पे बेटा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कर क्या रही है, आपने कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अभी तक पढ़ लिए हैं। यहां पे क्या होता है ना बेटा, एंटीबॉडीज बनती हैं, antibodies formed that mimic मतलब कॉपी करना, मिमिक TSH एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस डिसऑर्डर की। यहां पे क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनी दैट मिमिक द TSH एक्टिविटी, दैट मिमिक द TSH एक्टिविटी, कॉपी करना। अब समझना बेटा, हम नॉर्मल कंडीशन में क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या सिग्नलिंग होती है, आपके पास हाइपोथैलेमस होता है बेटा। देखो अब कितनी बार कर रहे हैं, अब तो तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है बेटा TSH-RH। TSH-RH बेटा किस पर एक्ट करता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाती है, TSH। TSH किस पर एक्ट करता है बेटा, थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है बेटा, थायराइड ग्लैंड बनाती है T3 T4। ऐसा ही पढ़ा आपने अभी तक। अब हम कह रहे हैं यहां पे प्रॉब्लम इस चीज से हो रही है कि यहां पे कुछ एंटीबॉडीज बने। एंटीबॉडी इसलिए बन रही है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
यहां पे कुछ एंटीबॉडीज बने बेटा, जो किसकी एक्टिविटी को कॉपी कर रहे हैं, जो किसकी एक्टिविटी को कॉपी कर रहे हैं बेटा, जो टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी कर रहे हैं। अब आप सोचो, अगर ये एंटीबॉडी टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये एंटीबॉडी क्या आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे होंगे, मुझे बताना। यस, क्या ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे होंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा T3 T4 बनने लग जाए। हाइपर की कंडीशन समझ में आ रही है कि हाइपर क्यों हुआ? मिमिक टीएसएच एक्टिविटी मींस एक्ट ऑन थायराइड। टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी कर रही है, मतलब ये एक्ट करेगी थायराइड ग्लैंड पर, और जब एक्ट करेगी थायराइड ग्लैंड पर तो मोर T3 T4 प्रोड्यूस, चाहिए भी नहीं है पर बन रहा है, मोर T3 T4, तो हाइपर की कंडीशन डेवलप हो गई। ये समझ में आ रहा है? यस, कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है ना बेटा, है ना। हाइपर की कंडीशन, अब आप कहोगे कि मैम तो क्या हुआ, हमारे पास तो फीडबैक मैकेनिज्म है, और फीडबैक मैकेनिज्म हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी तुमसे कि डेफिनेटली बेटा, जैसे ही T3 T4 ज्यादा होने लगते हैं तो आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म है। आप फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे दोगे कि अब मत बनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हूं, और आप पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे दोगे कि अब तुम भी मत बनो, और इसको भी मत बनाओ, इसको भी मत बनाओ, ताकि ये ना बने। बट फिर भी आपका T3 T4 बनता रहेगा, चाहे आप कितना ही नेगेटिव फीडबैक क्यों ना दे दो। आप कितना ही नेगेटिव फीडबैक क्यों ना दे दो, T3 T4 फिर भी बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक एंटीबॉडी आ चुकी है जो टीएसएच जैसा काम करती है, और उसको कोई फीडबैक नहीं दे सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप रोक तो इसको सकते हो, बट आप इन एंटीबॉडी को नहीं रोक सकते, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बनी है। दे विल कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर T3 एंड T4। और हाइपर की कंडीशन बेटा, थायराइड में अगर कैंसर हो जाए ना, कैंसर का मतलब होता है सेल्स का इंक्रीज हो जाना, कैंसर, नोड्यूल्स, गांठें बन गई, उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन बढ़ सकता है। समझ रहे हो? यस बेटा, आप मेरे को एक थम्स अप दो अगर तुम्हें समझ में आया जो मैंने बताया तुम्हें। अब मैं कह रही हूं, यूजुअली इंक्रीज T3 T4 gives negative feedback to hypothalamus, pituitary, but these antibody receive no negative feedback, but these antibody receive no नेगेटिव फीडबैक, और इसीलिए हाइपर की कंडीशन। इसीलिए हाइपर की कंडीशन, ठीक है। यस, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट यार, इट इज डेफिनेटली अ गुड कॉन्सेप्ट। और बेटा, अगर इनमें इतना ज्यादा थायराइड हार्मोन हो जाएगा तो आप खुद बताओ, हाइपर की कंडीशन है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूं, जैसे बज्ड आउट आइज है, थायराइड ज्यादा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और इनमें वेट लॉस हो जाता है। जितने भी लोगों की हाइपर की कंडीशन होती है ना बेटा, ज्यादा थायराइड हार्मोन, उनका वेट लॉस भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, फैट को तोड़ते जा रहे हो। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा था? फैट कैटाबॉलिज्म कर रहा था, और अगर फैट का कैटाबॉलिज्म करोगे तो फैट ब्रेक डाउन कर रहे हो, वेट लॉस की कंडीशन दिखती है, ठीक है ना। यस, हाँ, तो इसमें भी तो तरुण स्वेलिंग तो हो गई ना, कॉन्स्टेंटली आप थायराइड को स्टिमुलेट कर रहे हो तो स्वेलिंग तो होगी। दिस आई स्वेलिंग इज अनदर सिम्टम दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज, ठीक है ना। ग्वाइटर तो है ही है, एनलार्जमेंट तो है ही है, स्टिमुलेट कर रहे हो अगर इसको, थायराइड को, तो इसकी एनलार्जमेंट भी तो होगी।
एनलार्जमेंट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द नोड्यूल फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, बट आप यहां पे भी एंटीबॉडी की मदद से इसे स्टिमुलेट कर रहे हो ना यार। बेटा अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ा दूं, ट्रीटमेंट बेटा करनी नहीं है भाई, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो। यस, डन 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 डन। चलो अब देखो एनसीईआरटी तुम्हारी बेटा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिर्फ एक एक लाइन दी हुई है, पर अब बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि तुम्हें पता तो है कि हो क्या रहा है ना। अब इसमें और महारत हासिल करने का बेटा कोई लॉजिक नहीं बनता कि इसमें और महारत हासिल कर लें हम, ठीक है ना, नॉट नीडेड। देखो अब क्या बोला है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉइडिज्म and enlargement of thyroid gland commonly known as goiter। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, हाइपो यानी लो थायराइड, और इसकी वजह से गोइटर होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes a defective development and maturation of the growing fetus। जो मेरे पास एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं थी तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग निकालती हूं। इन द ग्रोइंग फीटस बेटा, इन द ग्रोइंग बेबी, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है लीडिंग टू शंटेड ग्रोथ यानी कि क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा। In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular। मैंने ये लिखवाया भी है। Due to cancer of thyroid gland or due to development of nodules, rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased abnormally high। This condition is called as hyperthyroidism। तो जरूरी नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हाइपर की कंडीशन हाइपरथायरॉइडिज्म, कैंसर का मतलब भी होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, जैसे ब्लड कैंसर होता है तो WBC बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म कैंसर ऑफ थायराइड की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सेल्स अगर हो जाए, कैंसर, नोड्यूल फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सोप्थेलेमिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल मतलब बल्ज आउट हो जाना, बाहर निकल जाना, इंक्रीज बीएमआर, बीएमआर तो इंक्रीज हो गई क्योंकि थायराइड ज्यादा है तो बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, एंड वेट लॉस, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर भी होता है, लिखा नहीं है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है ना। यस, डन 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 बेटा, एक थम्स अप दे देना। यस यस एवरीवन, नाउ एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है, ऑफ कोर्स आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट हम स्टार्ट करेंगे जो थायराइड के पीछे होता है। कल ही मैंने आपको समझाने के लिए भी बताया था, दैट इज कॉल्ड एज बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसका नाम ही है पैराथायरॉइड, वो थायराइड के आसपास ही है, बिहाइंड द थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड जैसे मैंने कहा था ना बहुत बड़ा ग्लैंड है, थायराइड भी बड़ा ग्लैंड है, और बड़ा मतलब टॉपिक वाइज भी बड़ा है, और पिट्यूटरी भी टॉपिक वाइज बड़ा होता है क्योंकि उसमें डिसऑर्डर्स इतने सारे हैं। पैराथायराइड में कोई डिसऑर्डर नहीं है, थाइमस में कोई डिसऑर्डर नहीं है बेटा, पीनियल में कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो ये छोटे छोटे ग्लैंड्स है, ये छोटे छोटे ग्लैंड्स है। जब आप पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हो तो पहला पॉइंट इसका ये है कि इसकी ओरिजिन क्या है। जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं आपके पास बिहाइंड द थायराइड, आपके पास 4 पैराथायरॉइड होते हैं बेटा बिहाइंड थायराइड, बिहाइंड थायराइड, थायराइड के पीछे 4 पैराथायरॉइड। और मैं ये भी बता दूं ऐसे होता है, जैसे अगर मैं ये थायराइड ग्लैंड देख रही हूं ना बेटा, अगर मैं थायराइड ग्लैंड को ऐसे, ऑफ कोर्स अगर मैं डोर्सल साइड से देखूंगी तो ऐसा ही नजर आएगा, क्योंकि इधर तो ट्रेकिया है, आगे से कनेक्टेड होती है, ये तो आपकी ट्रेकिया है, ठीक है ना। अब ये थायराइड बनाया था तुमने तो इस कलर से बनाया था, तो इसी कलर से बना देती हूं। ऐसे तुमने थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स बना रखे थे ना,
ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया? डॉर्सल साइड से ऐसे ही नजर आएगा, है ना? ये बना दिया हमने ट्रेकिया। अब आप देखो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड पता है कैसे होते हैं? 1 2 3 4। एक लोब में बेटा 2, दूसरे लोब में 2। दीज आर 2 पैराथायरॉइड, दीज आर 2 पैराथायरॉइड। एक लोब में 2, दूसरे लोब में 2। समझ में आ गई बात? यस, समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है ना? ये डॉर्सल साइड से मैं देख रही हूं। अब मैं आपको ये बता दूं, पैराथायरॉइड ग्लैंड का एक ही हार्मोन होता है एंड दैट हार्मोन इज पीटीएच। हार्मोन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज पीटीएच। मतलब कि पैराथायरॉइड हार्मोन, या तो इसको डायरेक्टली ये बोल दो पैराथायरॉइड हार्मोन, या तो इसे बोल दो पैरथ हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन या तो बोल दो पैरथ हार्मोन। पैरथ हार्मोन सेम चीज है। पैराथायरॉइड हार्मोन बोल दो या पैरथ हार्मोन बोल दो डायरेक्टली। जैसे कि तुमने कैल्सेटोनिन के बारे में पढ़ा कि कैल्सेटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करती है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, उसके एंटागोनिस्ट है, उसके अपोजिट काम करती है। ठीक है ना? मैं क्या कह रही हूं कि दिस इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। नीट में आया हुआ सवाल, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, नीट में आया हुआ सवाल। What is the meaning of hypercalcemic hormone? हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन का मतलब होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाए, इंक्रीजेस। और कैसे बढ़ाती है मैं बताती हूं। इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। जिसके पास जूलॉजी में डीजी है, एक मैंने उसमें फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एक बार ही देखना, कैल्शियम होम्योस्टेसिस का। इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। आज मैं वो फ्लो चार्ट तो नहीं बनाऊंगी, वो तो अब हम अगली क्लास में बनाएंगे। जिसके पास है वो देखो, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से पैरथ हार्मोन और कैल्सेटोनिन मिल के बेटा क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, कहीं बढ़े ना कहीं घटे ना। सो बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड दैट बैलेंस ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड एज कैल्शियम होम्योस्टेसिस। उस वाले फ्लो चार्ट से क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, ठीक है ना? तो वो तो हम अगले दिन बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा ही बताती हूँ। जैसे ये ब्लड कैल्शियम को कैसे बढ़ाती है, एक तो ये बोन से बेटा कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाल सकती है। कैल्सेटोनिन बिल्कुल उल्टा कर रहा था, कैल्सेटोनिन ब्लड के कैल्शियम को बोन्स में डाल रहा है, वो ब्लड के कैल्शियम को बोन में लेके जा रहा है, तो ब्लड से कैल्शियम को कम कर रहा था कैल्सेटोनिन। ये क्या करता है, बोन से निकालता रहता है कैल्शियम, कह रहा है कि ब्लड में चले जाओ। एक तो ये तरीका है। या आपके किडनी से भी बेटा कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करा सकता है, आपके गट से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा सकता है। कैसे, अभी बताती हूं। देखो, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, नंबर 1 मैंने बोला बोन रीजॉर्प्शन। रीजॉर्प्शन मतलब, या डीमिनरलाइजेशन मतलब बोन से कैल्शियम हटाना, कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू ब्लड। अगर बोन से कैल्शियम रिमूव हो रहा है तो रीजॉर्प्शन कहते हैं या डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, ऐसा कर सकता है ये। नंबर 2, फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स एंड गट, जीआई ट्रैक्ट। व्हाट इज जीआई का मतलब? जीआई का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। और आपके रीनल टिब्यूल यानी कि आपके किडनी में से भी ये रीअब्जॉर्ब करवा सकता है, किडनी में से भी रीअब्जॉर्ब करा सकता है। कैसे कैसे, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जरा देखो बेटा, बाकी फ्लो चार्ट तो अगले दिन बताऊंगी। ये जो पैरथ हार्मोन होता है,
ये आपके जेजी सेल्स को कहता है कि तुम प्रोड्यूस करो कैल्सीट्रायोल। क्या प्रोड्यूस करो? कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल के नाम से ही समझ में आ रहा है कैल्शियम। पीटीएच ने क्या किया? स्टिमुलेट किया। कैसे स्टिमुलेट किया? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहां होते हैं? किडनी में। एफरेंट आर्टेरियोल, जेजी अपैरेटस पढ़ा था ना तुमने, याद है कि नहीं है? यस, पढ़ा था जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म पढ़ा था कि नहीं? देखो, जिसको टाटा बाय बाय करनी है वो जाओ, बेफालतू का क्यों ही मैं तुम्हारी स्पैमिंग लूं, है ना, क्योंकि मैं तो पढ़ा के जाऊंगी। कैल्सीट्रायोल का नाम ही है कैल्सी, कैल्शियम। ये कैल्सीट्रायोल पता है क्या करता है? एक्ट करता है, एक्ट ऑन जीआई ट्रैक्ट, आपके गट पर एक्ट करता है। क्योंकि तुमने खाना खाया है, तुम्हारी डाइट से भी कैल्शियम आया होगा, तो क्यों ना डाइट से ही कैल्शियम को खींच लेते हैं। तो ये डाइट से ही कैल्शियम को खींचने के लिए गट से ही कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है इस कैल्सीट्रायोल की मदद से। पर कैल्सीट्रायोल को बनाया किसने? इन बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने। पर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को सिग्नल किसने दिया? पैराथॉर्मोन ने। इस तरीके से भी कैल्शियम को बढ़ाता है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जैसे बेटा कैल्सिटोनिन के लिए एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा बातें कही नहीं है, उसके बारे में सिंपली कह दिया है कि इट इज अ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, बट इसके लिए कहा हुआ है, ठीक है ना। तो इसने आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स यानी कि आपके किडनी पर एक्ट किया, जेजी सेल्स को बनाया, बोला तुम कैल्सीट्रायोल बनाओ, और कैल्सीट्रायोल ने क्या किया बेटा? आपके गट पर एक्ट किया, जीआई ट्रैक्ट पर एक्ट किया, वहां से कैल्शियम एब्सॉर्ब कर लिया। और अगर इस तरीके से कैल्शियम एब्सॉर्ब हो जाएगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अगले दिन हम पढ़ेंगे दोनों मिलके कैसे कैल्शियम होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं। कौन दोनों मिलके? पैराथॉर्मोन। जो आपने पढ़ा है ना बेटा, उसी का वो रिवीजन होगा एक्चुअल में। जो आपने पढ़ा है ना बेटा, उसी का रिवीजन होगा। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आपने पढ़ा उसी का रिवीजन होगा। जो आपने अभी पढ़ा ना, तो ये एक्चुअल में ये ग्लैंड इतना सही है कि इसका हार्मोन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, करते क्या है। एक्चुअल में ग्लैंड मैं बोल रही हूँ ना, आगे ग्लैंड छोटे छोटे, थाइमस भी बहुत छोटा है, पीनियल भी बहुत छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। अब वो तो चलो आगे आते आते पढ़ेंगे हम लोग, जैसा भी है। डन 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 डन। ये आज के लेक्चर का नहीं है, तो इसे तो मैं डिलीट करती हूँ, क्योंकि मैंने रिवाइज कराने के लिए तुम्हें बताया। बट लेट इट भी, हो सकता है कई सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं है, प्रीवियस क्लास का है। एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जा रही हूँ, या अगले दिन हम आके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। मुझे बता दो कोई दुख दर्द समस्या बेटा। अर्जुन का तो निशाना सही है, तुम्हें भी बेटा निशाना सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस, डन। अब अगली क्लास की तैयारी करो, अगली क्लास अटेंड करो, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको लेक्चर कैसा लगा। अब आप सॉन्ग करेंगे, इससे पहले कि आप बेटा सॉन्ग करिए, मैं गाना सुना देती हूँ आप लोगों को जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बाहर से लोग भी गाने सुन रहे हैं। हमने, अब हंसी आ गई मुझे। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, थैंक यू।